नमस्कार। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण में कला की क्या परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से क्या दिए हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले आते हैं क्रोचे। दोस्तों, क्रोचे के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। क्रोचे इटली के रहने निवासी थे और इन्होंने सबसे पहले जो है कि जो कला की परिभाषा दिया है उन्होंने दिया है कि क्रोचे ये इटली के थे और इनकी परिभाषा है कला बाह्य प्रभाव की अभिव्यक्ति है। क्रोचे जो इटली के थे और इन्होंने कहा है कि कला बाह्य प्रभावों की अभिव्यक्ति है, कि जो कलाएं होती है वो हमारी बाहरी जो दुनिया है वो उनका जो है कि कला के द्वारा माध्यम के द्वारा बताना या संदेश देना ही अभिव्यक्ति माना है। अगले आते हैं अरस्तु। दोस्तों, अरस्तु बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। अरस्तु यूनान के थे और उन्होंने कहा कि कला अनुकरण है। नंबर 2 में अरस्तु, ये थे यूनान के और इन्होंने कला की परिभाषा कहा है कला अनुकरण है। कला अनुकरण है। दोस्तों, कला अनुकरण है, अरस्तु ने ऐसा कहा है। यहाँ पर कला अनुकरण, यहाँ अनुकरण का तात्पर्य होता है नकल। यहाँ अनुकरण का अर्थ है नकल। अगला है दोस्तों हीगेल। हीगेल दोस्तों, हीगेल जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने कहा है कि कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। हीगेल जर्मनी के निवासी, इन्होंने कला की परिभाषा कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है ऐसा कहा है। दोस्तों, यहाँ पर आदि भौतिक सत्ता का तात्पर्य है प्रकृति या ईश्वर। प्रकृति या आप कह सकते हैं ईश्वर। इन्होंने आदि भौतिक सत्ता अर्थात कला प्रकृति या ईश्वर को व्यक्त करने का एक माध्यम है। आप सरल अर्थों में इसको समझ सकते हैं। आगे जो आते हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय जो थे वो लियो टॉल्स्टॉय ने संप्रेषण का सिद्धांत दिया है। दोस्तों, इन्होंने सिद्धांत दिया है, सिद्धांत
सिद्धांत दिया है संप्रेषण का, संप्रेषण का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत अर्थात कम्युनिकेशन मेथड इन्होंने, आप इसको इंग्लिश कर सकते हैं कम्युनिकेशन मेथड। कम्युनिकेशन मेथड लियो टॉल्स्टॉय ने संप्रेषण का सिद्धांत दिया है, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन मेथड कहते हैं। इन्होंने कला के बारे में क्या परिभाषा दी है उसको जानते हैं। कला की परिभाषा इन्होंने दिया है और इनकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि अपने भावों को या अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, शब्द व ध्वनि के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि दर्शक या सुनने वाले के मन में भी वही भाव व्यक्त हो, तो कला है। तो दोस्तों इसको लिख के हम बताते हैं आपको। अपने भावों को क्रिया, अपने भावों को रेखा, रंग, शब्द व ध्वनि के द्वारा, इस प्रकार व्यक्त किया जाए कि देखने व सुनने वाले, देखने या सुनने वाले में भी वही बात, देखने व सुनने वाले में भी वही भाव प्रकट हो कला है। दोस्तों ऐसा लियो टॉल्स्टॉय ने कहा है। इनका थोड़ा सा परिभाषा बड़ा है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि अपने भावों को, यदि मेरे अंदर कोई विचार है या भावना है, मैं कोई आकृति बना रहा हूँ, उसमें मेरे विचार ये हैं कि मैं जो रेखा या रंग या जो शब्द हैं, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे या शब्दों के माध्यम या कोई ध्वनि हो, यदि मैं उसे व्यक्त करता हूँ, यदि मैं उसे इन सब चारों, जैसे अपने भाव में चाहे रेखा हो, चाहे रेखा द्वारा, चाहे रंग द्वारा, चाहे शब्द द्वारा, चाहे ध्वनि द्वारा, यदि मैं अपने भाव को व्यक्त करता हूँ, तो वही भाव दूसरे व्यक्ति में भी होनी चाहिए। जो देख रहा है, जो सुन रहा है दर्शक, उसके भी मन में वही भाव आने चाहिए जो भाव हमने अपने अंदर व्यक्त किया है, तो वही कला है। तो ये लियो टॉल्स्टॉय के विचार हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। आगे हम आप लोगों को बताते हैं फ्रायड। दोस्तों इसको मिटाते हैं और आप लोगों को आगे बताते हैं। इसको थोड़ा इरेज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों।
4 नंबर थे शायद, फ्रायड जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने कहा है कि कला दमित वासनाओं की उभार है। कला दमित वासनाओं, कला दमित वासनाओं की उभार है। दमित वासनाओं का उभार है। दमित वासनाओं का उभार है या उभरा हुआ रूप है, या उभरा हुआ रूप है। फ्रायड ऑस्ट्रिया के निवासी, इन्होंने कला की परिभाषा दमित वासनाओं की उभार या उभरा हुआ रूप ही कला है, ऐसा कहा है। यहाँ पर दोस्तों इसे आसान बनाने के लिए यहाँ पर 2 शब्द ऐसे हैं, दमित और वासनाओं, या दमित या वासनाएं। यहाँ दमित का अर्थ होता है दबी हुई, यहाँ दमित का अर्थ है दबी हुई, और तथा वासनाओं का अर्थ होता है इच्छाएं, जो हमारी वासनाएं, इच्छाएं, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों सरल भाषा में, कला हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं उसी का उभार या उभरा हुआ स्वरूप है या उभरा हुआ रूप है। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यदि हमारे अंदर की जो भावना या जो कला है ये दबी हुई हैं, जो इच्छाएं हमारी हैं दबी हुई हैं, उनको कला के रूप में अगर हम उसको दिखाते हैं तो वही मान चलिए कि कला है। दोस्तों फ्रायड ने एक कार्य और किया है, इन्होंने लिबिडो थ्योरी दिया है, अर्थात स्वप्न सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो फ्रायड ने सिद्धांत दिया है लिबिडो थ्योरी, लिबिडो थ्योरी अर्थात स्वप्न सिद्धांत। स्वप्न सिद्धांत, लिबिडो थ्योरी स्वप्न सिद्धांत फ्रायड ने दिया है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा नया दिखता है, हो सकता है आप लोगों को मालूम हो, अच्छी बात है मालूम होगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ने क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। वास्तव में दोस्तों कला में मनुष्य जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, यदि वो कोई भी आकृति या चित्र या मूर्ति या कुछ भी होती है, यदि वो अपने आंतरिक अभिव्यक्ति करता है तो ज़रूर उसके खुद का ही वो भाव होता है, उसका खुद का ही उसमें अभिव्यक्ति होता है, किसी अन्य का नहीं होता है। दोस्तों ये वास्तव है, ये सच भी है। अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या कहा है? महात्मा
गांधी। महात्मा गांधी ने कहा है दोस्तों कि कला आत्मा का ईश्वरीय रूप है। कला आत्मा का ईश्वरीय रूप है। कला आत्मा का ईश्वरीय रूप है। वास्तव में दोस्तों जब कोई कलाकार कला में पूरी तरह से रम जाता है तो उसके लिए वही ईश्वर से मिलने जैसा होता है, उसी मुझसे मुझ जैसा अनुभव होता है। ये एक ऐसी खुशी अनुभव होती है दोस्तों कि यदि आप एक कलाकार हैं तो आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते कि आपको उसमें कितनी प्रसन्नता मिलती है। तो गांधी जी ने कहा कि कला आत्मा का ईश्वरीय रूप है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बहुत सारे विद्वान हैं, हम धीरे धीरे आप लोगों को बताते हैं। प्लेटो कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो कला सत्य की अनुकृति है। दोस्तों यहाँ पर कला सत्य की अनुकृति है ऐसा प्लेटो ने कहा है। यहाँ अनुकृति का तात्पर्य होता है नकल। प्लेटो के कहने का तात्पर्य है कि कला हमारे सच्चाई जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसी का नकल ही कला है। उनके अनुसार यही है। दोस्तों आगे चलते हैं। और प्लेटो ने 2-3 जो है कि कला की परिभाषाएं दी हैं, हम दोनों तीनों को लिखा देते हैं। एक हो गया और दूसरा भी लिखा देते हैं। इन्होंने क्या कहा है? कला सत्य से 2 या 3 गुनी दूर है। कला सत्य से 2 या 3 गुनी दूर है। और आगे इन्होंने ये भी लिखा है, नकल बुरी चीज़ है, सभी कलाएं नकल करती हैं। नकल बुरी चीज़ है, सभी कलाएं नकल करती हैं। इसलिए कला क्या हो सकती है दोस्तों? इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। आगे दोस्तों देखते हैं। शैले ने क्या कहा है? कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। शैले कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। शैले ने ऐसा कहा है कि कल्पनाओं की अभिव्यक्ति ही कला है। दोस्तों आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इरेज करते हैं इसको।
आगे चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर रस्किन। रस्किन ने कला के संदर्भ में क्या परिभाषाएं दी हैं? उन्होंने दिया है कि कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। कला ईश्वरीय कृति के प्रति कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति है। कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। 10 नंबर आते हैं दोस्तों और देखते हैं आगे कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर तो हो गए दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और परिभाषा दी है दोस्तों, क्योंकि पीछे हो गया, फिर भी बता दे रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। रविन्द्रनाथ टैगोर। इससे पहले पीछे हमने बताया था अभी मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों एक साहित्यकार है, हिंदी साहित्यकार हैं, और इन्होंने बहुत सारे गद्यों का रचना किया है मैथिली शरण गुप्त ने। और इन्होंने कला में भी अपनी परिभाषाएं दी है। इन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है दोस्तों। ये सब जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ। इसमें जो चीज़ें कम इम्पोर्टेंट हो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि सारा चीज़ आपको कवर करा दूँ। आगे हैं दोस्तों पीएन चोयल। आगे हैं पीएन चोयल। पीएन चोयल, परमानंद चोयल इनका पूरा नाम है दोस्तों। इन्होंने क्या किया है? आदमी की अभिव्यक्ति, इन्होंने कहा कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। कला आदमी को अभिव्यक्ति कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है या देता है। आगे देखते हैं दोस्तों
जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों, मुझे लगता है कि कम ही आता है। पिकासो का है, पिकासो का दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, पिकासो का भी लिखा देते हैं। पिकासो घनवादी चित्रकार हैं दोस्तों ये। पिकासो ने कहा है दोस्तों कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। कला एक ऐसा असत्य है, कला एक ऐसा असत्य है, असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। पिकासो ने कहा कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। आगे हैं दोस्तों, आगे बाकी हमने आप लोगों को लगभग पूरा तय करा दिया है दोस्तों। एक दो छूटे हैं और उनको भी लिखा देता हूँ। इसमें जयशंकर प्रसाद हैं, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं दोस्तों, देखते हैं। 14 नंबर, जयशंकर प्रसाद, ये भी हिंदी साहित्य के एक गद्यकार हैं दोस्तों, और शायद ये द्विवेदी युग के एक गद्यकार हैं, लेखक हैं दोस्तों। इनसे हिंदी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है दोस्तों, फिर भी थोड़ा सा। जयशंकर प्रसाद ने कला के संदर्भ में कहा है दोस्तों कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का, ईश्वर के कर्तव्य शक्ति का मानव, कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक, मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण, कौशलपूर्ण निर्माण ही कला है, कला है। जयशंकर प्रसाद कहते हैं ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक